Hey everyone, welcome to revision class for child psychology. Our first question is, which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? क्या चीज़ है कि ये जो ऑप्शंस हैं हमें इनमें से क्या बताना है कि कौन सा टूल नहीं है फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट मतलब आकलन। तो अगर आप सबको पता होगा असेसमेंट और आकलन क्या है तो आप इससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो असेसमेंट या आकलन क्या है? द प्रोसेस टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हमें बच्चे की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना है, उसको क्या बोलेंगे? आकलन बोलेंगे, असेसमेंट बोलेंगे। जहाँ पे एक टीचर जो है वो क्या करेगा? एक मेंटर की तरह काम करेगा, एक गाइड की तरह काम करेगा। मतलब बच्चों को क्या करेगा? उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करेगा टीचर, उनको फीडबैक देगा और उनको सपोर्ट करेगा। ये सब काम क्या होगा? टीचर का होगा। ठीक है। तो आकलन के अगर टाइप्स की बात करें, असेसमेंट 2 टाइप्स की होगी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, जिसे और क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सबसे पहले अगर बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, रचनात्मक आकलन की, उसे बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगा? बच्चे के जो जितनी भी वीकनेस है उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा और बच्चे को फीडबैक देगा। जैसे कि मान लो आप बच्चे को क्या कर रहे हो, कोई लेक्चर दे रहे हो और उसमें क्या चीज़ कर रहे हो कि बीच में से बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा कितना लर्न कर रहा है, क्या उसकी वीकनेस है, कौन से पॉइंट में उसको प्रॉब्लम आ रही है, और आप क्या करेंगे? बच्चे को फीडबैक देंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कब की होती है? इन द मिडल ऑफ लर्निंग। मतलब पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही आप क्या कर रहे हो? बच्चे की लर्निंग को असेस कर रहे हो, उसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, कब होती है? इन द मिडल ऑफ लर्निंग, जहाँ पे टीचर का क्या है? एक सेंट्रल रोल है और क्या करेगा? वो बच्चे की वीकनेस को हाईलाइट करेगा और साथ में उनको फीडबैक भी देगा, और साथ में क्या करेगा? अपने पढ़ाने के तरीके को भी चेंज करेगा कि जिससे सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, और जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव है वो कब हुई? इन द मिडल ऑफ लर्निंग। अब बात करते हैं समेटिव की। समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं योगात्मक आकलन, और साथ में इसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कौन सी आ गई? समेटिव। ठीक है, समेटिव क्या है? योगात्मक आकलन है, जहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा पेरेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स ने प्रोग्रेस की है उनके बारे में बताएगा। ठीक है, उसकी पोजीशन बताएगा एज़ कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। और जो समेटिव असेसमेंट है वो कब होती है? एट द एंड ऑफ कोर्स, या कोई भी प्रोग्राम है, ग्रेड है। जैसे बच्चा एक क्लास में है, उसके क्लास के एंड में, ईयर में क्या लिया जाता है? फाइनल एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? वो किस टाइप की है? समेटिव असेसमेंट है। मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि बच्चे ने कितना लर्न किया ये जानना है टीचर को। ठीक है, इसीलिए कब की जाती है ये? एट द एंड ऑफ द कोर्स, ग्रेड या प्रोग्राम। जैसे सेमेस्टर के एंड में एग्जाम हुए, वो किस टाइप के हो गए? समेटिव असेसमेंट हो गई। ठीक है, और फॉर्मेटिव क्या हो गई? जैसे अब आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हो बच्चे को, उसके बीच में ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, उसको क्या बोला जाएगा? फॉर्मेटिव टाइप असेसमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि फॉर्मेटिव के क्या एग्जाम्पल आगे? इनफॉर्मल होगी, मतलब अभी ना इन्फॉर्म किए या एक रेगुलर पैटर्न को लेके विदाउट उसके ही आपने क्या किया? बच्चे की असेसमेंट की। ठीक है, इनफॉर्मल होगी, इमीडिएट होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आप एक इंडिविजुअल, एक अकेले बच्चे की भी असेसमेंट कर सकते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट। वर्बल होगी, आप बोल के ही बच्चे से पूछ के बच्चे ने कुछ आंसर दिया, उसी के थ्रू क्या कर सकते हो? बच्चे का आकलन कर सकते हो। ओरल होगी। ठीक है,
और रही बात समेटिव असेसमेंट की, तो योगात्मक आकलन कैसा होगा, फॉर्मल होगा, मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, बच्चे का टेस्ट लेना है या एग्ज़ाम लेने हैं, ठीक है। जो फीडबैक होगी वो डिलेड फीडबैक होगी, ठीक है। फॉर्मेटिव में आपने फीडबैक इमीडिएटली दे दी कि बच्चे ने कुछ गलत किया, आपने उसको फीडबैक दे दी कि बेटा आपके थोड़ा इस पॉइंट में गलती है, आपको क्या करना है, इसको सही करना है। बट जब समेटिव असेसमेंट की बात आती है तो फीडबैक डिलेड होती है, आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट कुछ दिनों बाद आता है, ठीक है। प्लान्ड वे में होती है, पूरा क्या करोगे आप, इसको प्लानिंग करोगे कि एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट होंगे, इसके बाद रिजल्ट आएगा एक प्लानिंग के साथ। और समेटिव असेसमेंट जो होती है ग्रुप की होती है, जब आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो एक इंडिविजुअल के नहीं, पूरी क्लास के लिए जाते हैं, तो एक ग्रुप की असेसमेंट होती है समेटिव। नॉन वर्बल होती है और रिटर्न फॉर्म में होती है, आप लिख के क्या देते हो, समेटिव असेसमेंट लिख के दी जाती है, ठीक है। तो ये आगे कुछ एग्जाम्पल रचनात्मक और योगात्मक आकलन के, ठीक है। तो अब अगर आपको पॉइंट क्लियर है कि एक असेसमेंट क्या होती है, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजली कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलेस्टिक डोमेन। तो कौन सा नहीं है, कंजर्वेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स या फिर ओरल क्वेश्चंस। कंजर्वेशन स्किल्स का मतलब होता है संरक्षण कौशल। इसमें जैसे जितने भी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जैसे मान लो कि बच्चा है इतनी एज में पहुंच गया है कि जहाँ पे उसको रेशो का पता है, वेट का पता है, प्रपोर्शन का पता है, कि मान लो 2 ग्लासेस में पानी है, अब बच्चे को बोला कि इस ग्लास का पानी क्या कर दो, एक टब में डाल दो, ठीक है। तो बच्चे को अब पता है कि लिक्विड की जो क्वांटिटी है उतनी ही रहेगी, चाहे वो ग्लास में हो, बॉटल में हो या टब में हो, ठीक है। कंटेनर चेंज कर देने से उसका वेट या उसका प्रपोर्शन चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन स्किल या संरक्षण कौशल। तो फिर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन दी जाती हैं, 3 से 4 ऑप्शन दी जाएंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट्स या फिर ओरल क्वेश्चंस। तो बताना है इज़ नॉट, कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। तो इस चीज़ में आप क्या देख रहे हो, कंजर्वेशन स्किल में अगर बच्चे से आपने लॉजिकल थिंकिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी क्या हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही टूल हैं। ओरल क्वेश्चंस भी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, अलग है, ठीक है। प्रोजेक्ट का यूज़ हम असेसमेंट में नहीं करेंगे, तो फॉर्मेटिव टाइप असेसमेंट में नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन एंड डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर। क्या करना है, पूछा गया है कि किस टाइप की जो इवेल्युएशन है, किस टाइप का मूल्यांकन है, वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज और डेफिशिएंसी है जो लर्नर की, जो बच्चे की, उनको आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले आपको इवेल्युएशन का पता होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक तरह से क्या है, मूल्यांकन का फोकस है मेकिंग ए जजमेंट अबाउट वैल्यूज़, ठीक है। कि जो इवेल्युएशन है वो एक तरह से प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। इवेल्युएशन में क्या चीज़ करेंगे, हम बच्चे को डायग्नोस करेंगे, जैसे कि जिसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कि बच्चे की जितनी कमियां हैं या उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है, कितना उसको और पढ़ने की नीड है, इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसी टाइप की हम क्या करेंगे, उसी टाइप का अपना एक प्लान बनाएगा टीचर कि इस तरह मुझे बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा कि जिससे उसकी प्रॉब्लम दूर हो सके, ठीक है। तो उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलेंगे। तो क्या बोला कि जब बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ और डिफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा टीचर ने, तो किस टाइप की इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट, समेटिव, कंटिन्यूस या डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक। तो किस टाइप की करनी पड़ेगी, डायग्नोस्टिक। डी इज़ द राइट आंसर। हमें क्या करना पड़ेगा, जब बच्चे की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चे को
प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे की उस डिफ़िकल्टीज़ और डेफिशिएंसीज़ को पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है। बच्चे का पहले से मैथ्स वीक है, या स्पेशली किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम है, या घर में या क्लास में बच्चे को किसी तरह की पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ों को जब टीचर आइडेंटिफाई करेगा तभी उनका सॉल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन का। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट। क्या करना है कि कौन सी चीज़ों को हमने क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है जब क्या कर रहे हैं हम एज ए टीचर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ टेस्ट। ब्लूप्रिंट क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम है या टेस्ट है, उससे पहले सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बच्चे को कितना हमने पढ़ाया है, कितना इंस्ट्रक्शन, बच्चे को कितने क्वेश्चन अभी तक करवा दिए गए हैं, है ना, या करिकुलम किसके अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। या कितने आवर का एग्ज़ाम या टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट। क्या चीज़ को हमने ध्यान में नहीं रखना है जब क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ टेस्ट। टॉपिक को नहीं, इज़ नॉट पूछा है तो टॉपिक ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम क्या करते हैं ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे या क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए टॉपिक तो कंसीडर करेंगे ही। ठीक है, फिर आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्य, ऑब्वियसली क्या करेंगे, इनको भी कंसीडर करेंगे। फिर आती है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इसको भी कंसीडर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो इसको भी क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं। तो लास्ट बचा आता है टीचिंग टाइम। तो जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, टीचिंग टाइम को कंसीडर नहीं करना है कि हमने उस चैप्टर को या उस कोर्स को पढ़ाने में कितना टाइम लगाया है टीचर ने, उस चीज़ को टीचर कंसीडर नहीं करेगा वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज डैश। मनोविज्ञान क्या है, साइंस ऑफ सोल है, या साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ इंटेलिजेंस है, या साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड द डैश इट बिकम्स। कि जितना ज़्यादा हम किसी पर्टिकुलर एबिलिटी का यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो वीकर बन जाएगी, स्ट्रॉन्गर बन जाएगी, लेस इम्पॉर्टेंट बन जाएगी, या फिर मोर इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी पर्टिकुलर एबिलिटी को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लो आप कार चला रहे हो तो जितना ज़्यादा आप ड्राइविंग करोगे वो एबिलिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा बेहतर बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सो बी इज़ द राइट आंसर। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज़ यूज्ड द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगी, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगी वो पर्टिकुलर एबिलिटी, और जितना कम यूज़ करेंगे उतनी क्या बन जाएगी, वीकर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। कि कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, बच्चे को जो हम प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो इनमें से कौन सा फैक्टर मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। प्राइज़, इंसेंटिव्स, इंसेंटिव मतलब जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं हम बच्चे को, प्रेज, या फिर प्रैक्टिस। तो जब मोटिवेशन की बात आती है, एक टीचर या पेरेंट्स बच्चों को किस तरह मोटिवेट करते हैं, या तो स्कूल में जैसे कोई क्यूज़ या टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, बच्चे की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि फर्स्ट आने रैंक वाले को ये प्राइज़ मिलेगा, सेकंड वाले को ये। तो ऑब्वियसली इससे भी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ के भाग ले उन प्रोग्राम्स में। सो ये आंसर नहीं होगा। फिर आता है इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन राशि। इससे भी बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं जीतूंगा, इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, जीतूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा।
सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर आती है प्रेज, कि क्लास में आप क्या कर रहे हो, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ उसकी प्रेज कर रहे हो कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप और बेहतर कर सकते हो। तो इससे भी बच्चे को क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। लास्ट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, लर्निंग के लिए अच्छी है, एजुकेशन में अच्छी है, बट जब स्पेशली मोटिवेशन की बात आती है तो प्रैक्टिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेज फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स कॉल्ड। 2 से 7 साल क्या बच्चा है, उस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड या प्री एडोलसेंस। तो 2 से 7 साल वाले बच्चे की स्टेज को क्या बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, कौन सी है ये, जीन ब्याजे की सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बच्चे में होती है, जिसे खिलौनों की अवस्था भी बोला जाता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग कब आएगी, जो सामान्य ज्ञान है या तर्क वितर्क की स्किल कब आती है, कौन सी स्टेज में आती है, सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो जीन पियाजे ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जो बर्थ से 2 साल के बच्चे में होती है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कब से कब तक होती है, 2 से 7 साल के बच्चे में। देन थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जब बच्चे में क्या आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग, बच्चा अच्छे से तर्क वितर्क कर सकता है, तो वो कौन सी स्टेज बोला है जीन पियाजे ने, वो है लास्ट वन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो रीज़न कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, चीज़ों का सामान्य या तार्किक सोच आ जाती है उसमें। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। और सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सिर्फ अपनी सेंसेस का यूज़ करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या चीज़ आएगी बच्चे में, ये खिलौनों की अवस्था है, यहाँ पे बच्चे में इरिवर्सिबल थिंकिंग होगी, कोई लॉजिक नहीं होगा, बिना लॉजिक के बच्चा चीज़ों को सोचेगा। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक तरह से निर्माण होना यहाँ पे स्टार्ट होगा, एक तरह से टर्निंग पॉइंट है ये। ठीक है, कि इसके बाद बच्चे में लॉजिकल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर स्टडीज प्यूपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक टीचर है, वो बच्चों के बिहेवियर को कौन से मेथड से पहचानता है। ठीक है, कि किसी बच्चों का किस तरह का बिहेवियर है, इंटरव्यू लेता है बच्चों का, या एक्सपेरिमेंट करता है बच्चों पे, या केस स्टडी मतलब बच्चों की प्रीवियस हिस्ट्री देखता है कि बच्चा किस तरह का रहा होगा, या ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप में से भी कुछ लोग टीचर होंगे, पढ़ा रहे होंगे स्कूल्स में, तो आपको पता होगा कि क्या करता है टीचर, बच्चों को ऑब्जर्व करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है कि बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बच्चा शरारती है, पढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर को पहचानने के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा शरारती है, कौन सा इंटेलिजेंट है, किसका IQ लेवल हाई है, किसका लो है, किसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसका खेलने में इंटरेस्ट है, या किसका और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनमें इंटरेस्ट है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करता है टीचर, बच्चों को ऑब्जर्व करता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 से 4 या 5 टाइप की ऑप्शन दी जाती हैं। तो हमें बताना है कि इज़ नॉट ट्रू, कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के केस में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। ठीक है, जब ये इज़ नॉट आ जाता है, आपने स्पेशल इस पे ध्यान देना होता है। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये करोगे कि फटाफट क्वेश्चन पढ़ोगे और आप क्या भूल जाओगे, नॉट, हो सकता है आप रीड ना करो, तो आप जल्दी जल्दी से क्या आंसर कर दोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज़ ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन आपने पढ़ा, फर्स्ट आपको सही लगा, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ही टिक कर दोगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अगर इज़ नॉट पूछा है उसको ध्यान में रखना है, देन सारी ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो नेगेटिव ऑप्शंस हैं उनको निकाल के जो आपको सही ऑप्शन लग रही हैं उनमें से जो बेटर वन होगी उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजीली, कि एक इनएक्सपीरियंस टीचर है वो भी क्वेश्चंस को इजीली प्रिपेयर कर सकता है। या फिर एरर फ्री इवैल्यूएशन होती है एमसीक्यू टाइप में, या ओनली वन चॉइस इज़ करेक्ट, एक ही चॉइस सही होती है, या ऑल चॉइसेस अपीयर टू बी सेम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं, एरर फ्री होते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछा और हमें क्या करना है, उसमें से एक आंसर सही होगा, मतलब एक चॉइस सिर्फ करेक्ट होती है, तो वो एरर फ्री वैल्यूएशन हो सकती है। ठीक है, चाहे मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आंसर सही है तो ऑब्वियसली फुल मार्क्स हैं, अगर गलत है तो 0 मार्क्स है। ठीक है, तो एरर फ्री इवैल्यूएशन होती है। ऑल चॉइसेस अपीयर टू बी सेम, हमें क्या लगती हैं इन ऑप्शंस में, ऑलमोस्ट सारी चॉइसेस सेम लगती हैं, बट हमें क्या करनी होती है, सही चूज़ करनी होती है। तो ये तीनों क्या होंगी, ये तीनों इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमें पूछा इज़ नॉट, तो बच जाती है एक ऑप्शन, इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजीली, ये होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो एक एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि वो सही ऑप्शंस दे सके। ठीक है, कि ऐसे ऑप्शन दे जिससे बच्चे को हम अच्छे से असेस कर सकें, कि बहुत इजी ऑप्शंस ना दे दे। ठीक है, क्वेश्चन भी सही तरीके से पूछे गए हों जो बच्चों को समझ आ जाए, और आंसर भी सही तरीके से हो। तो एक एक्सपीरियंस टीचर की नीड होती है टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस। ओके, सो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के रिवीजन क्लास में इतना ही। थैंक यू।